डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और सम्मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज विजय सरदाना जी, और विजय सरदाना जी से हम बात करेंगे कुछ अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में, और सोने चांदी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार लोग सोना नहीं खरीद पाए, चांदी भी नहीं खरीद पाए। बड़ा दिक्कत की वाली बात है। तो स्वागत है आपका विजय जी आज के इस कार्यक्रम में। सर प्रणाम आपको, सभी दर्शकों को, और सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत बधाई सभी को। बिल्कुल, आपको भी, सभी दर्शकों को भी दीपावली बहुत बहुत शुभ हो। लेकिन साहब, ये दीपावली में वैसे तो कह रहे हैं कि इस बार की दीपावली में नवरात्रों से लेके आज तक जो खरीदारी हुई है वो पिछले वर्ष से 50% अधिक है, ऐसा आज का इकोनॉमिक टाइम्स कहता है। लेकिन लोग बाग जो है वो सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे। सर यही फायदा हो गया है बाकी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ये सारा पैसा अगर सोना चांदी में चले जाता तो बाकी खरीदारी नहीं हो पाती। अच्छा। जैसा हमें पता है कि धनतेरस के हाँ। समय और दिवाली के आसपास परिवारों में एक खुशी का माहौल रहता है, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए शॉपिंग और ईटिंग आउट, ये दो चीजें होती हैं जिसमें काफी खर्चा होता है, कपड़ों में, बाकी घरों की चीजों में। ये एक फेस्टिवल टाइम। अब अगर सोना चांदी अफोर्डेबल नहीं है तो परिवार तो यही सोचेंगे चलो कुछ और ले लेते हैं। और यही फायदा हुआ है बाकी इंडस्ट्रीज को कि जो पैसा सोना चांदी में जाना चाहिए था, अब वो सोना चांदी में ना जाकर अब वो बाकी जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं या वाइट गुड्स हैं जो घर की जरूरत है उस पे गया है। तो उसका असर हमें दिख रहा है कि किस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी को इससे फायदा हुआ। तो और दूसरी तरफ जीएसटी कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब को, ट्रम्प साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके कारण अच्छा। हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ थैंक यू ट्रम्प, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। थैंक यू ट्रम्प लगातार जारी है, क्योंकि वो बार बार जो है उसी बात पे आ जाता है, अरे रशियन ऑयल, रशियन ऑयल। अच्छा, रशियन ऑयल का भी चक्कर ये बता रहे हैं कि साहब की रशियन ऑयल पे उसने रोक इसलिए लगाई थी कि ऑयल के दाम बढ़ जाए। और ऑयल के दाम उसने बढ़ाने की जब कोशिश की तो चाइना की जो इन्वेंट्री थी उसने वो इन्वेंट्री रिलीज करनी शुरू कर दी, और दाम वैसे के वैसे रहे बल्कि और कम हो गए। तो ट्रम्प बाबू का तो काफी लॉस हो गया। ट्रम्प बाबू को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हर देश की, हर समाज की अपनी जरूरतें हैं, अपनी मजबूरियां हैं, अपना काम करने का तरीका। और दूसरी बात, ट्रम्प साहब ये भूल जाते हैं कि इस समय दुनिया में अगर सबसे अनरिलायबल आदमी कोई है जिसपे कोई भरोसा नहीं करना चाहता, तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसपे इनके अपने लोग भी भरोसा नहीं करेंगे। तो इनके कहने के हिसाब से अगर देश अपनी पॉलिसीज बदलेंगे तो वो खतरनाक रास्ता होगा। इसीलिए भारत सरकार ने पहले दिन से कह दिया हम अपने राष्ट्रीय हित देखेंगे। चाइना ने अपने हिसाब से काम किया, रशिया अपने हिसाब से कर रहा है, सारे ब्रिक्स नेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। यहां तक कि अब यूरोपियन देशों में भी जनता का गुस्सा सड़कों पे आ रहा है ये कह के कि हमारे नेता
इतने पिछलग्गू क्यों हो रहे हैं ट्रंप के, वो अपना डिसीजन खुद क्यों नहीं ले पा रहे, जिसके कारण हमारे यहाँ समस्याएं बढ़ रही। तो अल्टीमेटली स्थिति यह है सर, ट्रंप को कोई इस समय सीरियसली नहीं ले रहा है। हाँ, मजबूरी है, क्योंकि आपके पास अगर आपकी बात नहीं मानते तो आप उल्टे सीधे टैरिफ लगाते हो, या आप कुछ भी ऐसा इलॉजिकल डिसीजन ले सकते हो जो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस वियर्ड बिहेवियर को कितना कंटेन किया जाए, ये सोच के जो देश थोड़ा बहुत शांति बनाए रखे हुए हैं या कंसेशन दे देते हैं, ये वहां तक सीमित है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस समय दुनिया में कोई ऐसा राजनेता होगा, चाहे वो उनके कितने ही करीबी लोग हों, जो ट्रंप की बातों पे भरोसा करे। क्योंकि एक कहावत है ना सर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। करेक्ट। जब वो जाते हैं, ये कहते हैं मैं ईरान से बात कर रहा हूं, और जाके ईरान पे बमबारी कर देते हैं। तो दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि नहीं, मैं रशिया से बात कर रहा हूं, 1 घंटे में लड़ाई रुक जाएगी, और हथियारों की सप्लाई शुरू कर देते हैं, लड़ाइयों के लिए और पैसा दे देते हैं। तो कुछ कहना और करना, कथनी और करनी में बहुत फर्क है इनका। इसीलिए इस समय ट्रंप साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, मुझे लगता है कि दुनिया में इससे खराब क्रेडिबिलिटी किसी और नेता की नहीं। जी, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो अप्रत्याशित उछाल हुआ है सोने और चांदी की कीमतों में, और चांदी में तो ऐसा लगता है कि जबरदस्त सट्टेबाजी हो रही है, क्योंकि उसका जो है वो सट्टा बहुत ऊपर जा रहा था, अचानक गिर गया, 18 तारीख को ड्रॉप हो गया, लोगों का नुकसान हो गया। तो थोड़ा इसमें क्या मार्केट का प्ले चल रहा है, थोड़ा समझाइए। संजय जी, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, इस पे मैंने 3 वीडियो बनाए हैं मेरे चैनल पे, पार्ट 1, 2 एंड 3। उसमें विद डेटा, विद रेगुलेशन, विद कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज का उसमें डिटेल्ड एनालिसिस है, और करीब 7 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। तो आपके दर्शक भी अगर डिटेल में समझना चाहें तो वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आपकी परमिशन से मैंने उनको निवेदन कर रहा हूं। जहां तक बात है कि ये सट्टा क्या चल रहा है सर, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं मुख्य बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो इस समय चांदी में डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है। जो ट्रेडिशनली चांदी हम लोग ज्वेलरी के लिए, कॉइन के लिए, यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करते थे, जब से हम लोगों ने हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, सोलर फोटोवोल्टिक, जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे काम करना शुरू किया है, चांदी की डिमांड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में काफी बढ़ी। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं कि आज आप सोलर पैनल में उम्मीद करते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं 20 साल की, 25 साल की, खराब नहीं होगा। सोलर पैनल तो आप सिलिका से और उसके वेफर से बना रहे हैं, लेकिन उसके कनेक्टर किससे बनाएंगे? 25 साल लोहा तो चलेगा नहीं, जंग लग जाएगा। एल्यूमिनियम फर्दर फ्रेजाइल है, कॉपर की अपनी इतनी लाइफ नहीं होती है, वो भी फ्रेजाइल है कंपेरेटिव टू अदर्स। तो ऐसी स्थिति में सिल्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में सामने आता है। और अगर हम देखें कि सिल्वर की जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज हैं, प्लस उसकी जो परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो उसको एक आइडियल मटेरियल बनाती है कनेक्शंस के लिए, कनेक्टिविटीज के लिए। तो आज जो 60%, 70% जो सिल्वर का कंजम्पशन हो रहा है हिंदुस्तान में, वो इंडस्ट्रियल यूज में हो रहा है। पहले सिल्वर यूज होता था फोटोग्राफिक फिल्म्स में, बहुत सारी मेडिसिन में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, वो तो जारी है। फिल्म में थोड़ा सा, फोटोग्राफिक फिल्म में जरूर कम हो गया है, लेकिन अब जो पुरानी एक्सरे मशीन है वो अभी भी इस्तेमाल कर रही है, नए में तो बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। लेकिन जो डिमांड है यूटेंसिल्स को लेकर, कॉइन को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, प्रोपोर्शनेटली उसमें कमी आई, पहली बात। दूसरा, हम 80% जो चांदी है वो दुनिया से आयात करते हैं। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में, थैंकफुली उसमें मेरे को बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का, इंडस्ट्री का, पॉलिसी मेकर्स के कमेंट आए कि बहुत अच्छा एनालिसिस किया है आपने, सारी स्थितियां सामने रखी हैं विद डेटा। सर, पिछले 10 साल के अंदर चांदी का उत्पादन दुनिया में नहीं बढ़ा, और जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रही है।
क्योंकि जितना हम ईवीज पे फोकस कर रहे हैं, सोलर फोटोवोल्टिक पे कर रहे हैं, तो चांदी की डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए ये फंडामेंटल मिसमैच है, ये सट्टा नहीं है, पहली बात। लेकिन इस फंडामेंटल मिसमैच को सट्टेबाजी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इग्नोरेंट इन्वेस्टर्स के लिए। ब्रोकिंग हाउस को तो देखिए सट्टा कराना है, नहीं तो उनकी आमदनी कैसे होगी? अगर वो ये बोल देंगे कि आप लेके बैठ जाओ, कोई ब्रोकिंग हाउस नहीं बोलेगा कि आप लेके बैठ जाओ, क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो ब्रोकरेज कैसे मिलेगी? तो नहीं चाहते हुए भी सट्टा करवाना उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि बाजार काम कैसे करता है। तो जो आपने डाउनफॉल देखा था अभी 2-3 दिन पहले सिल्वर में, और काफी डीप कट आया था, 5-7-8% तक ईटीएफ सिल्वर के गिरे थे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया कि जब स्पॉट में प्राइस उस ऊपर जा रहा है तो ईटीएफ क्यों गिर रहे हैं। इसका भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था, तो उसको भी दर्शक देख सकते हैं, अगेन विद डेटा फैक्ट्स एनालिसिस। उसका कारण बहुत सिंपल था सर। जिन लोगों ने पुराना इन्वेस्टमेंट किया था वो इस समय हेफ्टी प्रॉफिट पे थे, उनको भी पैसा चाहिए था, दिवाली का टाइम है, तो उनको ये लगा कि हम अगर इस समय जो चीज मैंने 60 रुपए में खरीदी, आज उसके 120 या 140 मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना खरीदूं। तो एक तो वो रिटेल लोगों ने क्यों ना बेचूं। अपना, हाँ, क्यों ना बेचूं इससे, ताकि उनको लिक्विडिटी मिल जाए। और जो बहुत सारे फंड ऑफ फंड्स थे जो पैसा डाइवर्ट करते थे, उन्होंने ये देखा कि अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने, ईटीएफ ने नया सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं हो कि जब नया सब्सक्रिप्शन नहीं है, लिक्विडिटी नहीं रहेगी फंड के पास और मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, मैं फंस नहीं जाऊं। और अगर कल को रिडम्पशन आता है लोगों का पैनिक के कारण कि हमारा पैसा वापस दीजिए, और हमारा पैसा ईटीएफ में फंस गया, वहां लिक्विडिटी नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो बहुत सारे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी, उन्होंने कुछ पोर्शन अपना लिक्विडेट किया, ताकि वो लिक्विडिटी अपने पास रखें इन केस ऑफ रिडम्पशन रिक्वायरमेंट्स। और उन लोगों ने काफी मात्रा में किया। तो दोनों तरफ था। रिटेल पार्टिसिपेशन जो था वो उसने लिक्विडिटी करी, जो फंड ऑफ फंड्स थे, जो म्यूचुअल फंड की एएमसी थी, उन्होंने लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ईटीएफ को बेचा, इसीलिए ईटीएफ में गिरावट आई। लेकिन उस दिन भी स्पॉट मार्केट में रेट ऊपर गया। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो मार्केट डायनामिक्स हैं, उनको जब तक हम नहीं समझेंगे, सिर्फ हम टिप्स पे और सट्टे की कॉल पे काम करेंगे, तो शायद हम लोग कभी एग्जिट करेंगे, कभी एंट्री करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ब्रोकरेज कटता जाएगा। तो इस बात को हमारे जो व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो दोस्त लोग हैं, वो थोड़ा सा समझ के काम करें, तो मार्केट में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन पैनिक में काम ना करें। नहीं समझ में आता है, इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पढ़ें। और अगर किसी मुद्दे पे, जैसे सिल्वर का मुद्दा है, इसको आपको पूरा समझना है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजय सरदाना इनसाइट पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों पढ़ लें। और तीनों पे बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, 7 लाख लोग उससे ज्यादा देख चुके हैं, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स, और बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ। तो इसमें आपने जो है, आपके पार्ट 1 में आपने कहा कि निशाने पर है भारत की अर्थव्यवस्था। तो आप आज तो मुझसे कह रहे हैं कि साहब कि दिस इज मार्केट का प्ले, नहीं, दूसरी मार्केट तरफ इसीलिए मैं भारत की कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था निशाने पर है भारत की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास आज सिल्वर नहीं है, और जितनी हमारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको सिल्वर चाहिए। आज अगर हम सोलर पैनल, भारत जो अपना सोलर फोटोवोल्टिक पे रेवोल्यूशन लाना चाहता है, सिल्वर नहीं है तो वो कोलैप्स करेगा। हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं। स्थिति ये हो रही है। दूसरी तरफ जितना हम ईवीज को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए हमें सिल्वर चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम यहां बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सिल्वर चाहिए। तो आज सिल्वर, जैसा मैंने कहा कि ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। जैसे क्रिटिकल जो आपका रेयर अर्थ का केस है सर, अगर हमारे पास रेयर अर्थ नहीं होगा, तो हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। जैसा मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने पूरी फैक्ट्री लगा ली, आपके पास सब कुछ है, आपने सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन आपका जो शोल्डरिंग होना है, मतलब एक टाका लगना है सोलर पैनल पे, उसके लिए चाहिए चांदी, और वो
आपका $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम चांदी से वेस्ट हो जाएगा अगर वो टाका नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस पैनल को फाइनल नहीं कर पाएंगे, वो प्रोडक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, आप बाजार में बेच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये समझना होगा कि जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एक मैसेज जो हमें मिल रहा है, और मेरा निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से देश में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझेंगे कि जब आप मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हो, जो जरूरी है, क्या उसके क्रिटिकल रॉ मटेरियल हमारे पास हैं? जैसे रेयर अर्थ हमारे पास नहीं है, अब सिल्वर हमारे पास नहीं है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो हम नहीं बनाते, आयात पे निर्भर हैं, चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतना ज्यादा हो गया। चाइना में सिल्वर का रेट है करीब 1,30,000, हमारे यहाँ रेट है करीब 1,80,000 से 2 लाख के बीच। अब हम 20, 25, 30% अगर हमारा रॉ मटेरियल डिफरेंस आ जाता है तो फिर लोग मेक इन इंडिया छोड़ के फिर चाइना से इंपोर्ट शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत क्रिटिकली इसको देखना होगा भारत सरकार को कि हम मेक इन इंडिया जो करना चाह रहे हैं, क्या हम उसके रॉ मटेरियल सिक्योर कर पा रहे हैं? सप्लाई चेन है हमारे पास? नहीं है तो शॉर्ट टर्म में तो बड़ा एक्साइटमेंट लगता है कि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन बिना रॉ मटेरियल के वो फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे? और पूरी फैक्ट्री के अंदर अगर आपके पास, मान लीजिए आज आप जूस बना रहे हैं, सब कुछ आपके पास है, आपने बोतल भी भर दी, लेकिन बोतल का ढक्कन नहीं है आपके पास, आप क्या करोगे उस फैक्ट्री का? आप बाजार में बोतल भर के बेच ही नहीं सकते, खाली बगैर ढक्कन के तो आप बोतल भेजोगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम बड़ी बड़ी चीजों की प्लानिंग कर लेते हैं। अब ये शोल्डरिंग की बात है, सब कुछ तैयार है, लेकिन जब दो तारे कनेक्ट नहीं होंगी तो बिजली कैसे जलेगी? और उसको कनेक्ट करने के लिए जो शोल्डरिंग है वहां पे सिल्वर चाहिए, और वो ही नहीं है, तो मतलब तारे कनेक्ट नहीं होंगी, पूरा का पूरा पावर प्लांट बिना बिजली के बैठा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें क्रिटिकल हैं, देखने में छोटी हैं, वैल्यू में कम हो सकती हैं, क्वांटिटी में कम हो सकती हैं, लेकिन क्रिटिकल हैं, इसको हमें समझना। अच्छा, सोने में क्या है? सर, सोने में भी ट्रंप साहब का योगदान है। वो अच्छा, थैंक यू जिस तरह ट्रम्प। से, थैंक यू ट्रंप, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, तो अल्टरनेट एक रिलायबल रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। और पूरी दुनिया में एक ही मेटल है जिसको सारे ज्यूरिडिक्शन रेस्पेक्ट करते हैं, समाज रेस्पेक्ट करते हैं, वो है गोल्ड। तो जब मैं अपनी मुद्रा को गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने पास रखता हूं तो मैं कभी भी कहीं भी उसको बेच सकता हूं। और ये हिंदुस्तान से ज्यादा कौन जानता है, हमारे यहाँ तो पुश्तैनी वही चला आ रहा है। आप आज चले जाइए परिवारों में, गांव के छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, तो वो बोलते हैं मेरी दादी ने दिया था, मेरी नानी ने दिया था, और उनकी दादी ने उनको दिया था। ये पुश्तैनी वेल्थ जो है ट्रांसफर होता रहा है, और इस पे आज भी लोगों का भरोसा है। तो इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि जो गोल्ड है वो एक रेफरेंस करेंसी है दुनिया के लिए। डॉलर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब ने दो बहुत बड़ी गलती करी। एक तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जो टोटली फेक पेपर वर्क है, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। उस ब्लैक होल में क्या हो रहा है, उसमें जितना 2 नंबर का पैसा है दुनिया का, वो सब आज की तारीख में उस ब्लैक होल में है, बिकॉज इट इज अनरेगुलेटेड, अनट्रेसेबल। और ट्रंप साहब का उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो एक तो उन्होंने कोशिश करी है कि साहब मैं सारे डॉलर को कन्वर्ट कर दूंगा क्रिप्टो में। क्रिप्टो की क्रेडिबिलिटी जीरो है। कोई सरकारी संस्था या कोई भी देश एक फेक करेंसी को, एक फेक नैरेटिव को ऑफिशियल करेंसी कैसे मान ले, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ लॉजिक ट्रंप साहब के पास, पहली बात। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से बाकी कंट्रीज को कहा हम आपका डॉलर डिवैल्यू, जो डॉलर ट्रांजैक्शन है उसको बैन कर देंगे, तो लोगों ने कहा यार इसका पता नहीं कब ये क्या कर दे। आज भारत ने मान लीजिए मार्केट एक्सेस नहीं दिया, और कल को उन्होंने बोल दिया कि हम भारत को डॉलर सप्लाई नहीं देंगे या भारत के डॉलर ट्रांजैक्शन को हम बैन कर देंगे, तब क्या होगा? तो अनरिलायबिलिटी के कारण दुनिया जो है वो डॉलर ट्रेड से हट रही। लेकिन जब डॉलर ट्रेड से हट रही है तो आप
अगर मान लीजिए आज आपको युआन और रुपी के बीच में एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है तो आप किसको लेंगे? डॉलर पे तो ना चाइना भरोसा कर रहा है ना भारत। ऐसी स्थिति में आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि भाई 100 युआन या 1000 युआन में कितना गोल्ड मिलेगा और 1000 रुपए में कितना गोल्ड मिलेगा। उस हिसाब से हम रेशो निकाल लेंगे कि करेंसी, अगर हम गोल्ड एक दूसरे को नहीं देख सकते, हमें करेंसी ट्रांसफर करनी है तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो जो रिजर्व करेंसी है जिसके भरोसे ट्रांजैक्शन होता है वो गोल्ड बन रहा है। अब जिस देश के पास जितना गोल्ड होगा वो उतना पावरफुल होगा इकोनॉमिकली। इसीलिए जितने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं जो लोगों को लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म उसकी जरूरत नहीं है, दे आर कन्वर्टिंग इनटू गोल्ड। हर सरकार ये कर रही है। तो वहां पे भी डिमांड सप्लाई का फंडामेंटल चैलेंज आ रहा है, जिसके कारण गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो लिमिटेड है। रोज कोई नई माइंस तो आप गोल्ड की खोल नहीं रहे, इसीलिए जो गोल्ड है उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो यहां पे भी आपको थैंक यू ट्रम्प बोल देना चाहिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ ये तो है, लेकिन वो ऑयल के साथ में करना चाहते थे है जी, वो भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए ऑयल का तो मामला अलग है। जैसा मैंने कहा कि ऑयल आपके कंट्रोल में है, आप ऑयल की सप्लाई बढ़ा और घटा सकते हैं, वो वेरिएबल फैक्टर है। गोल्ड के लिए आप इतना ज्यादा कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरा, ऑयल के अल्टरनेट्स भी हैं। आज की तारीख में अगर भारत थोरियम रिएक्टर पे काम कर रहा है और हर बड़े शहर में एक एक छोटा छोटा थोरियम रिएक्टर लगा दे तो हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाएगी। एक तरह हम थोरियम रिएक्टर लगा दें और हर पार्किंग के अंदर मैंडेटरी कर दें कि आपको चार्जिंग पॉइंट लगाना ही होगा, हर बिल्डिंग में और हर पार्किंग में कंट्री वाइड, तो हमारी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाएगी सर। और इंडस्ट्री को पावर मिल जाएगी, आपको बॉयलर के लिए फ्यूल चाहिए नहीं, लगातार आप पावर में यूज करिए और पावर में आपको चैलेंज नहीं, आपको सिर्फ ग्रिड लगाना है, ग्रिड ऑलमोस्ट सबके पास है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा पावर ग्रिड में। और छोटे रिएक्टर आप जब इंडिजिनस बना रहे हैं तो आपको डिपेंडेंसी नहीं है चाइना पे और किसी और पे। प्राइवेट सेक्टर में जैसे आज हम बॉयलर बनाते हैं वैसे ही अगर आप थोरियम रिएक्टर बनाना शुरू करते हैं विद हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो मुझे लगता है अगले 10 साल के अंदर ये चैलेंज बहुत हद तक हम एड्रेस कर लेंगे। तो ये एक चैलेंज हमारे सामने जो था उसका रास्ता है। पूरी दुनिया अल्टरनेट टू फ्यूल काम कर रही है, इसीलिए सोलर फोटोवोल्टिक की हम बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं। तो वो एक अलग चैलेंज है। अब ट्रंप साहब का इंटरेस्ट क्योंकि क्रूड में भी है, उनके जितने दोस्त हैं उनका अपना जो इन्वेस्टमेंट है एज ए बिजनेसमैन वो भी उसमें है। तो उनके लिए तो अमेरिका इज ए सुपरमार्केट, और हर एक बिजनेस एक्टिविटी में उनका कोई ना कोई कमर्शियल इंटरेस्ट उनका है या उनके दोस्तों का, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। तो ये कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो अमेरिका है वो कुछ बिजनेसमैन के जो उन्होंने मिलके एक क्लब बना लिया है जिसके मुखिया ट्रंप हैं इस समय। वो मिलके ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज को कहां खेला जाए जिससे धंधे में फायदा हो। उनको अपने ना अमेरिका में इंटरेस्ट है ना दुनिया में इंटरेस्ट है। ये क्लब में बैठ के, गोल्फ कोर्स में बैठ के 15-20 लोग तैयारी करते होंगे, यार इस बार कहां पे क्या किया जाए जिससे करीब 2-5 बिलियन डॉलर इस महीने बन जाए। तो इसीलिए आप देखोगे कि हर महीने उनके डिसीजन बड़े इरेटिक आते हैं। ये बात हमें समझनी होगी और इसीलिए हर देश अपने आप को गार्ड कर रहा है कि ये जो ट्रंप मैनिया है इससे कैसे बचा। दो बातें आती हैं। एक तो पहले पूछ लेता हूँ आपसे कि ये जो डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट आ रही है ये इन्हीं कारणों से आ रही है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जब जिस चीज की डिमांड कम होगी, और मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, 2000 जब सेंचुरी शुरू हुई थी, 2001-2 की अगर हम बात करें, उस समय करीब 70-72% जो वर्ल्ड ट्रेड होता था वो डॉलर में होता था। अब वो घट के हो गया है करीब 50-52%। और उम्मीद ये है कि बाय 2035 ये हो जाएगा करीब 38 से 40%। जब डिमांड कम हो रही है और दूसरी तरफ वो लगातार डॉलर छापे जा रहे हैं अपने घाटे को पूरा करने के लिए,
तो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है, डॉलर के ऊपर भरोसा कम है, एक तरफ डी डॉलराइजेशन है, दूसरी तरफ गोल्ड रेफरेंस के रूप में काम आ रहा है। तो डॉलर की तो स्थिति बहुत कमजोर हो रही है और होगी। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो डॉलर है, अगर उसका अल्टरनेट, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को अल्टरनेट बनाने की कोशिश की थी, वो अपने आप में एक फ्रॉड है, क्योंकि उस पर किसी भी देश का कोई रेगुलेशन काम नहीं करता। तो कल को वो फ्रॉड क्या होगा किसी को नहीं पता, तो वो तो लॉजिकल बनता नहीं। इसीलिए जब तक ट्रंप है तब तक थोड़ा सा बिटकॉइन विटकॉइन को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब गोल्ड डोमिनेट करेगा तो कोई भी आदमी बिटकॉइन में अपना पैसा फंसाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक दिन में 20-20, 30-30% भी क्रैश हो सकता है। तो लोग बर्बाद भी होंगे, इस बात को आप ध्यान, और भयंकर बर्बाद। तो इसीलिए डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि भरोसा नहीं रहा, और आने वाले दिनों में और कम होगी। जिस तरह से अमेरिका का जो लोन बुक है, हर महीने अमेरिका को आप ये मान के चलिए कि $1 ट्रिलियन का रिन्यू करना है लोन हर महीने। $1 ट्रिलियन, कहां से उनको पैसा मिलेगा, और मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा? तो जो रीफाइनेंस करेंगे वो भी पूरी कीमत वसूल करेंगे, तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट सर्विंग के साथ साथ जो अमेरिका का रेवेन्यू कलेक्शन होता है टैक्सेस के माध्यम से, वो डेवलपमेंट में ना जाके वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। और ये बहुत सारा ऐसा इंटरेस्ट पेमेंट है जो अमेरिका के अपने ही बैंक हैं, जो अपने ही देश को चूना लगाएंगे। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में डॉलर के ऊपर विश्वास कम होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जो डेट रोल ओवर है वो आसान नहीं होगा। अमेरिका विल बी इन डेट ट्रैप वेरी सून, क्योंकि हर महीने $1 ट्रिलियन लोन उनको देगा कौन? तो जो भी देगा वहां पे उसका सीरियस इंप्लीकेशन वर्ल्ड मार्केट पे होगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन होगा, डॉलर की डिमांड कम हो रही है, अल्टरनेट करेंसी में व्यापार बढ़ रहा है, गोल्ड इज कमिंग बैक एज ए रेफरेंस करेंसी, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अमेरिका खूब करेगा, क्योंकि उसमें कमाई है। उदाहरण के लिए, अब आप लगातार यूक्रेन की लड़ाई को लंबा क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि इससे जो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको पैसा मिल रहा है। अब उन्होंने ये कहा है कि यूरोप 5% अपने बजट का डिफेंस पे लगाए। अब 5% डिफेंस पे लगाने का मतलब है कि यूरोप की टोटल इकोनॉमी का जो जीडीपी है 5% वो अमेरिका को दे, ताकि अमेरिका उनको हथियार दे। क्या ये लॉजिकल है? इसीलिए जनता सड़कों पे आ रही है कि ये क्या तमाशा है। और जो विरोध करता है ट्रंप कहते हैं इसको बाहर निकालो, क्योंकि उनका दुकानदारी बंद हो रही है। तो यूरोप को ये समझना होगा कि ये 5% आपकी सुरक्षा नहीं है, ये ट्रंप के दोस्तों को आप लोग पैसा दे रहे हो महंगा और आउटडेटेड हथियार खरीद के। अब आप कोई भी हवाई जहाज खरीद लीजिए अमेरिका से, क्या वो S-400 500 के आगे टिकेगा? मेरा पहला सवाल ये। आप कितना भी मिसाइल शील्ड बना लीजिए, इजराइल से बड़ा तो नहीं बना सकते आप। इजराइल में 30% सक्सेस रेट है, 70% मिसाइल ईरान से जो 1200-1500 किलोमीटर दूर से चल रही है वो गिर रही है इजराइल में। तो यूरोप तो इतना बड़ा है, आप मिसाइल शील्ड बना कैसे सकते हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रंप साहब को पैसा इकट्ठा करना है अपने लिए और दोस्तों के लिए। ये सारी पॉलिसीज उसी आधार पे चल रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। अच्छा, थोड़ा सा भारत की बात कर लेते हैं। आपने, और दूसरी जो बात मैं कहने वाला था, आपने थोरियम रिएक्टर्स की बात की है। थोरियम रिएक्टर्स में अभी जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, वो उसकी फ्यूल लोडिंग शुरू होगी, और दिस इज अ मच डिलेड प्रोजेक्ट। अब थोरियम जो है, थोरियम रिएक्टर या ये जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, ये थोरियम का फ्यूल देता है U-233। तो अभी तो इसमें समय है, पहले U-233 हमें मिलेगा, उसके बाद फिर जो है, क्योंकि वो उसको रिसाइकिल करता है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जितना उसमें जाता है उससे ज़्यादा U-233 देता है। फिर थोरियम जो है वो जितना कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा निकालता है। तो वो एक वर्चुअस साइकिल तो बनेगा, लेकिन अभी तो टाइम है इसमें। सर देखिए, भारत में थोरियम पे बहुत समय से काम चल रहा है।
और मुझे लगता है कि इस समय, क्योंकि पहले ये था कि भाई हम अमेरिका से न्यूक्लियर रिएक्टर ले लेंगे, रशिया से ले लेंगे, एक सस्ते रास्ते पे हम लोग चल रहे थे। ये बात सही है कि थोरियम के प्यूरिफिकेशन में और उसकी टेक्नोलॉजी में हमें थोड़ा सा R&D करना पड़ा, लेकिन थोरियम का जो रिजर्व्स है वो भारत में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर हम थोरियम को ढंग से यूज कर लें तो जितना आज भारत में टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है, हम उसको डबल कर पाएंगे आसानी से, और कई सालों तक, अगले 100-200 साल तक हमें कहीं कुछ नहीं करना पड़े। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कह दिया होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली उनके अंडर आता है। मोदी साहब खुद मिनिस्टर हैं एटॉमिक एनर्जी के। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया होगा कि भैया जो भी खर्चा लगे, जो भी R&D करनी है करो, मेरे को क्रूड पे डिपेंडेंसी, इंपोर्टेड फ्यूल पे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी कम करनी है। पैसे की कमी नहीं है, जब PM का आदेश है तो कोई बजट एलोकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, कोई अप्रूवल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है वो कागज लेके बैठ जाएगी साहब एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। किसी ने भी टांग अड़ाई तो अगले दिन उसकी नौकरी जाएगी, उसको पता है। तो वो तो घर जाके दे के आएंगे बार्क के डायरेक्टर्स को कागज के, भाई साहब लो और काम शुरू करो, हमारे पे नाम नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सिस्टम ऑलरेडी फास्ट ट्रैक होगा। अभी लोडिंग शुरू हुई है और लोडिंग में टाइम लगता है। मैंने भी अपना हमारे पास भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर इरेडिएशन फैसिलिटी थी, मुझे पता है कि उसमें किस तरह से काम होता है और कितना बड़ा रिस्क होता है। तो इसको मैंने खुद पर्सनली विटनेस किया और देखा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट टाइम लोडिंग हो रही है तो एक्सट्रीम प्रिकॉशन लिया जाएगा ताकि गलतियां ना हो, रेडिएशन लीक ना हो, साथ साथ जो भी करेक्शंस करने हैं वो करते जाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोडिंग हो रहा है। इसमें जो लर्निंग होगी, वो जो नए रिएक्टर्स बनेंगे उनमें वो प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, डिजाइन में जो भी थोड़ा बहुत फेरबदल करना होगा वो किए जाएंगे। लोडिंग अनलोडिंग का जो मैटर है, जो एग्जॉस्टेड मटेरियल है उसको रिप्लेस करने के भी टेक्निक सिंप्लीफाई किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है सर कि एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा इस पूरे सिस्टम को मास्टरी करने में, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक कैपेबिलिटी है। जब हम डिफेंस में कर सकते हैं, स्पेस में कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर में भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिमिलर सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं और ये कोलैबोरेशन में काम हो रहा होगा। हमारी जो DRDO, इसरो और बार्क एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी से ये जो हमारा जो 3 साइकिल सिस्टम है, इसकी खूबसूरती ही यही है कि इसमें कुछ लेफ्ट ओवर होता नहीं, क्योंकि आप जो नेचुरल U-3238 मिल रहा है उसको पहले यूज करते हैं और हैवी वाटर जो है उसको यूज करते हैं। तो वो जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है, फिर उससे जो प्लूटोनियम निकलता है वो फास्ट ब्रीडर में चला जाता है। अब फिर उसमें जो U-233 निकलता है उसको थोरियम ऑक्साइड से मिक्स करके आप थोरियम रिएक्टर में यूज करते हैं। तो उससे फिर U-233 निकलता है, उसको आप फिर यूज कर लेते हैं। जो हमारा ये एनरिच्ड यूरेनियम वाला जो मामला है, जो बाकी जगहों पे सब पे एनरिच्ड यूरेनियम से प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। सर मेरा वही कहना है कि ये टेक्नोलॉजी जानबूझ के लोगों ने प्रमोट नहीं करी, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस समय पूरा जुरिडिक्शन PM के पास है, और PM इज वेरी क्लियर कि मुझे भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले आपको एनर्जी सिक्योरिटी करनी। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की है इंटरनेशनल लेवल पे, जो ट्रंप की दादागिरी चल रही है, वो इसलिए कि 80% क्रूड हम आयात कर रहे हैं और उसमें से 30-40% हम रशिया से ले रहे हैं। इसीलिए तो ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं। अगर आज भारत एनर्जी सिक्योर हो जाए तो ट्रंप की कौन सुनने वाला है सर? किसको परवाह है ट्रंप की? ये सारे लोग जो अमेरिका में बैठ के भारत को कहानियां सुना रहे हैं, ये सब भारत में बैठे होते और कहते हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करो यार, जो भी है लेट्स वर्क टुगेदर। तो बार्गेनिंग पावर भारत की बहुत तेजी से बदलेगी और इसमें थोरियम रिएक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आने वाले दिनों में मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे
पावर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर्स की। उम्मीद यह है कि अगले 5 साल में सिर्फ डेटा सेंटर्स में जितनी पावर की डिमांड होगी, उतना आज टोटल भारत में जो पावर कंजम्पशन है ये उसके बराबर होगी पूरी दुनिया का। अगर हम डेटा सेंटर की, सिंपल डेटा सेंटर की पावर की बात करें, रिक्वायरमेंट की, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पीएमओ का पूरा फोकस होगा, डेडिकेटेड रिसोर्सेज और टीम को इस काम पे लगाया होगा, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको 2 साल के अंदर अंदर कई चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है, जैसे आज हम इसरो में काम कर रहे हैं, मिसाइलों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी कहा जाएगा कि आप ये सब कंपोनेंट बनाइए। असेंबली का काम बार्क का है विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। मुझे लगता है कि वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब सोच लिया है तो रास्ते निकल जाते हैं, हिंदुस्तान की ये खासियत। अच्छा, ये जो ऑयल फाइंड अंडमान सी में हो रही है, इसका क्या एक्सटेंट है? क्योंकि कहा जा रहा है कि साहब ये तो दुनिया के जो सबसे बड़े ऑयल फील्ड्स हैं उसमें से एक होने जा रहा है। हाँ, संभव है ना सर, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, आफ्टर ऑल अंडमान जो है वो फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो वही है। और उस क्षेत्र में अगर आप देखें हिस्टोरिकली, उस क्षेत्र में बहुत भूकंप आए, बहुत सारी। अगर आप 50,000 साल पहले, 70,000 साल पहले इतिहास देखें, तो जावा सुमात्रा में, इस म्यांमार में, बाकी जगह पे जितने बड़े बड़े भूकंप आए थे जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा था, तो वो तो सारा बायोमास तो अंदर ही दबा हुआ होगा ना सर। तो आज अगर वो निकलता है वहां से, तो वो तो एक गॉड गिफ्टेड, आप ये कह सकते हैं कि जो उस समय डिजास्टर था, आज उसका फायदा समाज को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में अगर हमने ढंग से एक्सप्लोर किया होगा तो बहुत जगह पे मिलेगा। और अगर अंडमान में मिल रहा है और उससे सप्लाई का इश्यू नहीं है, क्योंकि आज हम भारत के लिए सप्लाई बाहर से ला रहे हैं, तो अंडमान में भी और उसके आसपास भी अगर रिग्स लग जाते हैं, वहां से नेचुरल गैस और क्रूड को हम ट्रांसपोर्ट करके अपनी रिफाइनरीज को दे सकते हैं। तो जैसा हमने जो आंध्रा का कोस्ट है उसके आसपास हमने देखा, गोदावरी बेसिन में देखा, तो ये बहुत कुछ चीजें आने वाले दिनों में बहुत कुछ है। तो इसीलिए कहा है पूरा जो फोकस है भारत का वो है एनर्जी सिक्योरिटी पे और फूड सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी पे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमें अब थोड़ा सा दिमाग फूड सिक्योरिटी पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड डिग्रेड हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और बहुत सारा एसेंशियल फूड जैसे एडिबल ऑयल और पल्सेस आज हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। तो जो फोकस एनर्जी सिक्योरिटी पे है और जो जरूरी है इंडस्ट्रियल भारत के लिए, अब पॉलिटिकली फूड सिक्योरिटी पे भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, सही बात है। फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी तो बिल्कुल आपके एक सॉवरेनिटी का ही एक एलिमेंट है। यू कैन नॉट बी फुल्ली सॉवरेन विदाउट फूड सिक्योरिटी। नहीं, उसके बगैर अगर मान लीजिए आज हम एडिबल ऑयल अमेरिका से ले रहे होते या शुगर अमेरिका से ले रहे होते, ये तो हमारी गर्दन पकड़ लेते ट्रम्प साहब। तो कहते कल से खाने का तेल नहीं मिलेगा, तो वो कह देश में दिया ना, हंगामा हो जाता। चाइना को कह दिया ना। मैं वही कह रहा हूं। तो अल्टीमेटली चाइना ने भी तो रास्ता निकाल लिया ना, उनका ठीक है रखो अपना तेल, ब्राजील अर्जेंटीना से मैं ले लूंगा। तो हमारी प्रॉब्लम, हमारी और चाइना की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा, और जब डिमांड ज्यादा होती है तो आप सिंगापुर या मलेशिया जैसे या जापान जैसे छोटे कंट्री की तो रिक्वायरमेंट शायद 100 कंटेनर से पूरी हो जाएगी, हमें तो मिलियन कंटेनर चाहिए, हम कैसे पूरी करेंगे? तो हमारे लिए एक चैलेंज वो भी है जिसके लिए हमें कभी कभार दबना पड़ता है। उस पर भी हमें आने वाले दिनों में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत जी। अब ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही पॉजिटिव टर्म्स में दिखाया है, और सभी यही कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के टैरिफ का कोई भारत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो गति है उन्होंने तो 6.3 से उसको उठा के और 6.6 पे रख दिया है।
जिस तरह से भारत में कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है, हो सकता है 7 के ऊपर भी चली जाए। पिछले क्वार्टर में 7.8 आया ही था। तो ये IMF की जो रिपोर्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, और उसका क्या इम्पैक्ट है ग्लोबली? अभी हमने ये भी देखा कि कई सारे जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की रेटिंग बढ़ाई है, और ये टैरिफ के बाद हुआ है। देखिए, ऐसा है सर कि जो रिपोर्ट है अगर उसको हम ध्यान से देखें, उसमें ये बात सही है कि भारत इस समय ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। एक दो पॉइंट का, अगर पहले 6.6 था तो 6.4 उन्होंने दिखाया भी है। लेकिन जो ग्लोबल सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने ये बताया है, जिसका असर भारत पे भी पड़ेगा, कि जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको जो इस समय कामनेस दिख रही है कि यार सब ठीक चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं है, ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। क्योंकि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन है, खासकर दो चीजों को लेकर, एक तरफ क्रिप्टो करेंसी और दूसरी तरफ जो आईटी कंपनीज हैं, मैग्निफिसेंट सेवन जिनको बोलते हैं, जिसमें आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला, ये जितनी बड़ी, एप्पल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके जो वैल्यूएशन है, और खासकर जो एआई में ये लोग पागलों जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे उनको रिटर्न मिल नहीं रहा, इसके लिए लेकर आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि भाई आने वाले समय में इसका बहुत घातक परिणाम हो सकता है। क्योंकि अगर इन स्टॉक्स में मेल्टडाउन हुआ तो इसका पूरा जो असर होगा वो पूरी दुनिया पे होगा। क्योंकि एक एक कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कोई 3 ट्रिलियन है, कोई 4 ट्रिलियन। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 7 कंपनियों का हम वैल्यूएशन देखें तो करीब ये 20 ट्रिलियन के आसपास बैठता है जाके। 20 ट्रिलियन का मतलब है पूरी चाइनीज इकोनॉमी एक हिसाब से। और अगर वहां पे मान लीजिए 10% करेक्शन भी आता है तो आप बात कर रहे हो $2 ट्रिलियन के वाइप आउट की। और उससे जो तहलका मचेगा उसका असर दुनिया के हर देश पे होगा। तो एक तो उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि ये खतरा बहुत गंभीर है, स्टॉक मार्केट्स को जरा ध्यान से देखिए। पहली बात उन्होंने कहा है क्योंकि जो एसेट्स हैं उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, और जिसमें वैल्यूएशन के साथ साथ ये जो फेक करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी, इसका योगदान भी बहुत ज्यादा है। तो लोगों को वहां से हट जाना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि सरकारों को ये जो स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी है, इस पे सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि लोग इस ट्रैप में ना फंसे लालच के चक्कर में। साफ उन्होंने कहा है कि इस पे कानून बनाइए। इसके अलावा डॉलर वीकनेस आ रही है, तो उसके कारण जो समस्या आनी है, क्योंकि बहुत सारे देशों पे बहुत सारा कर्जा है। दुनिया में इस समय करीब 220-230 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है सारे देशों को अगर हम मिला के देखें। तो अगर वहां पे डिवैल्यूएशन होता है, अगर रुपया के अगेंस्ट, मान लीजिए कि जो कहा जा रहा है, जैसा इसी रिपोर्ट में है, कि जो रुपया है वो हो सकता है कि 90 पार कर जाए एक साल। अगर इस तरह से रेट गिरता है, मान लीजिए 5% भी गिरता है, तो दुनिया में 5% लोन लायबिलिटी बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। अब 200 ट्रिलियन का 5% सर कितना हुआ? 10 ट्रिलियन। वो भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ा हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि इसका भी असर पड़ेगा। तो डेट जो है उसको, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लिवरेज हो रहा है वो है एनबीएफसी। बैंक्स तो रेगुलेटेड हैं, लेकिन जो एनबीएफसी सेक्टर है वो इतना रेगुलेटेड नहीं है। सरकारों को वहां पे भी थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए, रेगुलेशंस लाने चाहिए। और इंडिपेंडेंट जो कॉरपोरेट्स हैं उनका, जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके तमाशा हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज उन्होंने कहा है कि फिलहाल सब ठीक दिख रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा आने वाले दिनों में वो है ओवर लिवरेज कॉर्पोरेट स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी और डॉलर डिवैल्यूएशन या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। इन तीन चीजों के कारण दुनिया में हलचल हो सकती है। इस पे ध्यान रखा जाए और सरकारों को विदाउट डिले इस पे कंट्रोल शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में अचानक जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा।
जी। वैसे भी भारत को आप ये देखें कि जहाँ तक इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात है, तो अभी कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी जो जीनी कोएफिशिएंट की एक स्टडी जारी की थी, उसमें भारत जो है वो 4th मोस्ट इक्वल इकोनॉमी बताई जा रही, जबकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो चिल्लाती रहती हैं कुछ और ही। हाँ, क्योंकि सर फोर्थ इसलिए क्योंकि दुनिया में हमसे ज्यादा डिस्टॉर्शन बहुत जगह है ना। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? भारत में भी इनइक्वालिटी है, लेकिन दूसरे देशों में हमसे भी ज्यादा है। तो ये बात अगर हम देखें तो बात लॉजिकल लगती है कि भाई हम दुनिया के मुकाबले कम हैं, लेकिन विद इन इंडिया इनइक्वालिटीज तो बड़ी हैं। और ये सर जो मार्केट इकोनॉमी का ये फिनोमिना है, इसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर है और उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और उसका रातों रात अच्छा शेयर बढ़ गया, मान लीजिए 2 साल में 1 साल में डबल हो गया, अब आप उसको क्या कहोगे? कोई जानबूझ के सरकारी पॉलिसी ने तो नहीं बदला है, ये तो मार्केट फिनोमिना है। कंपनी का काम परफॉर्मेंस अच्छा था, शेयर वैल्यू बढ़ गई, लोगों के पैसे बन गए, अब इससे इनइक्वालिटी बढ़ गई, ये तो होगा ही। तो कहने का मतलब ये। और दूसरी तरफ अगर भारत सरकार को देखा जाए तो भारत सरकार तो मेरे ख्याल से जितना लेफ्ट गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम नहीं निकाली थी, मोदी सरकार तो लेफ्ट से भी ज्यादा लेफ्ट है। क्योंकि जितनी स्कीमें वेलफेयर के नाम पे भारत सरकार ने निकाली हैं, इतना तो कभी हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं था। जो लेफ्ट पार्टीज कहती थी कि स्टेट शुड बी ए वेलफेयर स्टेट, तो 80 करोड़ लोगों को खाना देना, सब कुछ फ्री देना, घर देना, ये देना वो देना, ये कहाँ हुआ था सर पहले? तो सब कुछ तो स्टेट करके दे रहा है, तो वेलफेयर स्टेट हो गया, और पहले से ज्यादा हो गया। और अगर ये नहीं होता तो सोचो इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा होती। तो ये आप देखिएगा, तो जो मोदी सरकार है वो कहने को हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये व्यापारियों की पार्टी है, ट्रेडर्स की सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर मोर लेफ्ट देन लेफ्ट एज पर एक्शन, अगर हम देखते हैं, आइडियोलॉजी चाहे कुछ भी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, दिवाली की सबको बहुत बहुत बधाई।